मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग अपने स्टैटिकल मेथड्स के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज इसमें देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स या फिर ओरिजिन ऑफ द वर्ड स्टैटिक्स। अर्थात ये जो स्टैटिक्स वर्ड हम लोग आज यूज कर रहे हैं स्टैटिकल मेथड्स या फिर स्टैटिक्स के रूप में, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, कैसे ये शब्द हमको मिला हुआ है। तो आइए बिना किसी विलंब के चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो स्टैटिक्स वर्ड है ये कहां से लिया गया है। तो ये एक अंग्रेजी भाषा इंग्लिश लैंग्वेज का एक शब्द है। यह शब्द जो है वो कहां का है, तो इंग्लिश लैंग्वेज का यह एक वर्ड है जो स्टैटिस्टिक का बहुवचन है। मुख्य रूप से इसका होता क्या है, इसका जो उच्चारण है वो क्या है, वो स्टैटिस्टिक है, स्टैटिस्टिक। लेकिन इसको हम बहुवचन के रूप में हमेशा यूज करते हैं क्योंकि जहां जहां इसका यूज होता है वो बहुवचन के रूप में होता है, तो हम इसको अब स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो स्टैटिस्टिक का बहुवचन है, ये याद रखिएगा। यहां से आपके तमाम सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जो आपकी सभी कॉमर्स की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, आगे हम लोग अगर बात करें तो ये जो स्टैटिस्टिक्स शब्द है ये जर्मन लैंग्वेज जो है वहां के स्टैटिस्टिक से लिया गया लगता है। कहां से, जर्मन लैंग्वेज के स्टैटिस्टिक। कहां, स्टैटिस्टिक के है यहां पर, यहां वहां पर सी है, स्टैटिस्टिक। या फिर लैटिन शब्द के स्टेटस, जो छाप देते हैं आजकल तुरंत ही, तो लैटिन शब्द के स्टेटस, स्टेटस किस कहां से लिया गया, किस भाषा का शब्द है, तो ये लैटिन भाषा का एक शब्द है। तो लैटिन शब्द स्टेटस। या फिर इटालियन, इटालियन में इसको क्या कहते हैं, स्टैटिस्टा कहते हैं, स्टैटिस्टा कहते हैं, से बना हुआ प्रतीत होता है। ये तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गए हैं, तीन नहीं बल्कि अभी तक 5 बन चुके हैं। स्टैटिस्टिक्स इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, ये किसका बहुवचन है, स्टैटिस्टिक्स जो है वो किसका बहुवचन है, तो स्टैटिस्टिक का बहुवचन है। या स्टैटिक्स का जो एक वचन है वो क्या है, वो स्टैटिस्टिक है। ये जर्मन शब्द स्टैटिस्टिक या लैटिन शब्द स्टेटस या फिर इटालियन शब्द स्टैटिस्टा से बना हुआ प्रतीत होता है। लगता है कि इन्हीं में से किसी से लिया गया होगा, चाहे स्टैटिस्टिक से लिया गया हो, चाहे स्टेटस से लिया गया हो, चाहे स्टैटिस्टा से लिया गया हो, इन्हीं में से किसी एक से बना हुआ प्रतीत होता है। जो स्टैटिस्टिक्स है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले, इस शब्द का मतलब है ये स्टैटिस्टिक्स वर्ड जो है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जर्मन विद्वान, कौन से, जर्मन विद्वान। ये कहां के रहने वाले थे जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स वर्ड सबसे पहले यूज किया था, वो जर्मन के रहने वाले थे, जर्मन विद्वान गॉटफ्राइड अकेनवाल। गॉटफ्राइड अकेनवाल जिनका नाम था, उन्होंने स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। लेकिन जो आपका स्टैटिस्टा वर्ड है, जो स्टैटिस्टा वर्ड है आपका, ये विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक हैमलेट में मिलता है, जो कि 1602 में लिखा गया था। विलियम शेक्सपियर का प्रसिद्ध नाटक हैमलेट जो 1602 ईस्वी में लिखा गया था, उसमें स्टैटिस्टा शब्द मिलता है। कौन सा शब्द मिलता है, स्टैटिस्टा शब्द मिलता है। उसी के साथ साथ जो जॉन मिल्टन का एक महाकाव्य है अंग्रेजी में, जो है पैराडाइज रिगेंट। क्या है, पैराडाइज रिगेंट, जो कि 1671 में लिखा गया था। कब, 1671 में लिखा गया था। इसमें भी स्टैटिस्टा शब्द का प्रयोग किया गया है, यहां पर एक चीज छूट गई है कि ये जो शब्द इन्होंने सर्वप्रथम स्टैटिस्टिक्स यूज किया था, वो कब किया था, तो ये 1749 ईस्वी में यूज किया था। कब यूज किया था, तो 1749 में यूज किया था स्टैटिस्टिक्स। तो इन्हीं को जन्मदाता माना जाता है, फादर ऑफ स्टैटिक्स किसको माना जाता है, गॉटफ्राइड अकेनवाल को माना जाता है। लेकिन अगर आप देखें तो विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक जो हैमलेट है, उसमें 1602 में ही स्टैटिस्टा का प्रयोग किया जा चुका था। जॉन मिल्टन के महाकाव्य पैराडाइज रिगेंट 1671, देखो ये 1602, ये 1671, यहां पर भी स्टैटिस्टा वर्ड मिलता है। लेकिन बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की कि ये कब यूज किया गया पहली बार, तो यह 1749 में पहली बार प्रयोग किया गया, जिसका प्रयोग जर्मन विद्वान गॉटफ्राइड अकेनवाल ने किया। सबसे पहले किसने किया, गॉटफ्राइड अकेनवाल ने किया। तो यहां से रिलेटेड 7-8 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं।
इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। यहां से ही ये ओरिजिन हुआ था वर्ड स्टैटिस्टिक्स। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स की। तो ये हैं चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्या है, 6 पॉइंट यहां पर नोट आउट हैं, बहुत ही आराम से समझेंगे इनको, कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। देखो डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या किया जाता है, कैलकुलेशन की जाती है, मतलब डाटा का कलेक्शन किया जाता है, उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, टेबुलेशन किया जाता है, प्रेजेंटेशन किया जाता है, फोरकास्टिंग की जाती है, ये सब काम होता है, मतलब कुल मिलाकर के कैलकुलेशन होती है। तो कैलकुलेशन या फोरकास्टिंग करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है कि डाटा कलेक्शन, मतलब संग्रहण करना सूचनाओं का। तो उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स का मतलब ही है डाटा, सूचनाएं। लेकिन ध्यान रखना सूचना और डाटा इन दोनों में अंतर होता है, ठीक है ना। सूचना कुछ भी हो सकती है, लेकिन हर एक सूचना डाटा नहीं हो सकती, लेकिन हर एक डाटा सूचना होता है। ओके, एवरी इंफॉर्मेशन इज नॉट स्टैटिस्टिक्स बट एवरी स्टैटिस्टिक्स इज द इंफॉर्मेशन। क्लियर है ना, सूचना और डाटा में बहुत बड़ा अंतर है। तो डाटा की बात करते हैं। नंबर 1 पर कहा समंक तथ्यों के समूह हैं, स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। यहां पर देखो सूचना और डाटा, पहले ही पॉइंट में आ जाइए। जैसे मैं मिस्टर ए से मिला और मैंने उनसे पूछा तुम्हारी सैलरी कितनी है, और उन्होंने बोला कि मेरी सैलरी है 1000 रुपीज पर मंथ। मैंने कहूं हो गया डाटा, ये डाटा हो गया? नहीं भाई, ये इंफॉर्मेशन है, ये एक इंफॉर्मेशन है कि मिस्टर ए को मैं जानता हूं जिनकी सैलरी 1000 रुपए महीने की है। ये एक इंफॉर्मेशन है। डाटा क्या है, तथ्यों का समूह है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों का समूह। अगर मैं किसी समूह की बात करूंगा तो वो डाटा बनेगा, इंडिविजुअल किसी की बात करूंगा तो वो इंफॉर्मेशन होगी। इसके बजाय मैं ये कह सकता हूं कि एबीसी फर्म के ए ऑफिस में लगे हुए जितने भी इंप्लॉइज हैं उनकी सैलरी 5000 पर मंथ है। ये क्या हो जाएगा, ये एक डाटा हो जाएगा कि मुझे एक एबीसी फर्म के एक ए ऑफिस के बारे में मैंने ये डाटा कलेक्ट किया है कि वहां पर जितने भी इंप्लॉइज काम करते हैं उनकी सैलरी कितनी है, 5000 रुपए महीने की है। देखो तमाम सारे नंबर ऑफ इंप्लॉइज ऑफिस की बात कर रहा हूं, तमाम सारे इंप्लॉइज, तो ग्रुप ऑफ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। ओके, तथ्यों का समूह है। तो डाटा जो होगा वो हमेशा समूह में होगा, अगर इंडिविजुअल कोई इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो तो देखो मैं उसको इंफॉर्मेशन कह रहा हूं, वो सूचना है, वो डाटा नहीं है। डाटा कैसा होना चाहिए, ऑलवेज समूह में होना चाहिए। नंबर 2 पर है समंक संख्यात्मक रूप में प्रेजेंट किए जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। कैसे, संख्यात्मक रूप से। देखो डाटा 2 तरीके का होता है, एक होता है संख्यात्मक, एक होता है गुणात्मक। संख्यात्मक डाटा क्या है, जैसे आप दूध खरीदते हो तो लीटर में उसका मेजरमेंट होता है, कपड़ा खरीदते हो तो मीटर में उसका मेजरमेंट होता है कि नहीं होता है? अनाज खरीदते हो तो केजी और कुंतल में उसका मेजरमेंट होता है नहीं होता है? होता है जी। तो ये क्या है, ये संख्यात्मक डाटा है हमारे पास में, न्यूमेरिकली डाटा है हमारे पास में। क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव 2 चीजें होती। तो ये जो मैं अभी बात कर रहा था ये क्वांटिटेटिव है, मतलब यहां पर मात्रा है, मैं किसी मात्रा की बात करता हूं। क्वालिटेटिव क्या होता है, मिस्टर ए बहुत बुद्धिमान है, मिस्टर बी बहुत ईमानदार है, मिस सी बहुत सुंदर है, जितनी सुंदर आप सोच सकते हो उतनी सुंदर, मिस सी बहुत सुंदर है, ठीक है ना। ये सब क्या है, बताओ कितने किलो सुंदर है, कितने लीटर सुंदर है, वो कितने किलोग्राम, ये कितने मीटर ईमानदार है, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जो भी डाटा हम कलेक्ट करेंगे वो ऑलवेज कैसा होना चाहिए, वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होगा। कैसा, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होगा, मतलब वो संख्यात्मक रूप में ही समंक हो सकते हैं। कभी भी क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसके मेजरमेंट नहीं कर सकते। संख्यात्मक रूप में हम किसी की ईमानदारी, किसी की बुद्धिमत्ता, किसी की कार्यकुशलता, किसी के व्यवहार, किसी की सुंदरता को संख्यात्मक रूप से मेजरमेंट नहीं कर सकते, उसका मापन नहीं कर सकते, तो वो डाटा नहीं है। वो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन चूंकि उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड नहीं कर सकते, इस वजह से उसको डाटा नहीं कहेंगे, वो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है,
वो सूचना है, तुमको कोई बोल रहा है कि मिस्सी बहुत सुंदर है, अभी खुश हो जाओ जितना खुश होना है आपको, वो बहुत ईमानदार है, आप कृतज्ञ हो जाओ उसके प्रति जितना हो सकते हो, लेकिन आप उसकी इस ईमानदारी या सुंदरता का मेजरमेंट नहीं कर सकते। सो वो डाटा नहीं है, वो एक इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, समंक विविध कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं। जो स्टैटिक्स है वो इफेक्ट होती है मल्टीपलिसिटी ऑफ कॉजेज, कॉज एंड इफेक्ट मैंने बताया था। तो कॉज इफेक्ट, जो भी कार्य होता है उसके तमाम सारे कई कारण होते हैं, कई सारे कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता है। तो कोई भी एक गतिविधि हो रही है, मैं सोचूं कि बस इसका यही एक कारण है, ऐसा नहीं होता है। कई बार जीवन में भी ये चीज होती है, हमारे साथ कुछ बहुत गलत हो जाता है, मुझे लगता है कि नहीं यार मिस्टर सी ने मेरे साथ बहुत गलत कर दिया। मान लो आपका एम्प्लॉयर है मिस्टर बी और उसने आपको जॉब से निकाल दिया, तो आपको सबसे ज्यादा रिग्रेट किस पे होगा, है ना? एक तो अपने आप पर होगा, दूसरे सबसे ज्यादा आपको गुस्सा किसके ऊपर आएगा, वो आएगा आपके बॉस के ऊपर, क्योंकि उसने आपको निकाला था। लेकिन आपको जॉब से निकालने के तमाम सारे कारण हो सकते हैं। नंबर एक कारण क्या हो सकता है, आपका व्यवहार अच्छा नहीं हो। आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आपके बॉस को आपका व्यवहार अच्छा, बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, इस वजह से आपका सेपरेशन हो सकता है। हो सकता है वहां पर मंदी का समय चल रहा हो, अब मंदी के समय में वो क्या करेगा एम्प्लॉयज को ढो करके, तो उस समय सेपरेशन हो सकता है। हो सकता है जो सोच करके उसने आपको हायर किया था वो क्वालिटी आप में नहीं है, इस वजह से आपका सेपरेशन हो सकता है। हो सकता है कि कोई टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी ले आई गई हो जिनको आप फुलफिल नहीं करते, इस वजह से एज पर रूल आपके बॉस को आपको सेपरेट करना पड़ रहा है, तो इस वजह से आपका सेपरेशन हो सकता है। हो सकता है आपकी बहुत सारी शिकायतें बार बार आ रही हो उसके पास में, इस वजह से आपका सेपरेशन हो सकता है। कितने कारण हो गए, कई सारे कारण हो गए। तो अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी फैक्ट्री के संदर्भ में मुझे ये डाटा कलेक्ट करना है कि वहां के एम्प्लॉयज का सेपरेशन क्यों हुआ, तो मैं सिर्फ ये नहीं कह सकता कि इसका बिहेवियर अच्छा नहीं था इसलिए सेपरेशन हुआ, वहां पर मंदी का समय चल रहा था इसलिए सेपरेशन हो गया। ये तमाम सारे कारण हैं और इनका मुझे एनालिसिस करना होगा कि आखिर ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। जैसे कोविड के टाइम में अगर देखा जाए तो मंदी का समय आ गया, प्रोडक्शन डिमांड कम हो गई, चूंकि लोगों की जॉब चली गई थी, जब जॉब चली गई तो डिमांड कम हो गई, जब डिमांड कम हो गई तो प्रोडक्शन कम हो गया, जब प्रोडक्शन कम हो गया तो सेपरेशन होगा। तो ये एक कारण है। नोकिया कंपनी में देखें तो उसका एकदम माहौल ही बिखर गया। नोकिया मोबाइल कंपनी एक समय था जब छा गई थी बिल्कुल मार्केट में, 2000 के आसपास, 2000 के आसपास हमको लग रहा 2000 से लेकर के 2005 7 8 10 तक वो फैली पड़ी रही है एकदम। उसके बाद में वो मार्केट से बाहर हुई, मार्केट से बाहर हुई तो सबसे ज्यादा रिट्रेंचमेंट, सबसे ज्यादा छटनी नोकिया कंपनी ने करी है। मंदी का समय आ गया था। तो तमाम सारे कारणों से प्रभावित होते हैं। जो हमारे समंक हैं वो विविध कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं, कोई एक कारण नहीं होता जिससे वो प्रभावित हो रहे हों। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो डाटा मैं कलेक्ट कर रहा हूं उसके पीछे का कॉज क्या है, उसके पीछे का कॉज क्या है, क्या कारण है। ये अगर आपने इसका मूल्यांकन नहीं किया, इसका एनालिसिस नहीं किया, तो आपका कलेक्ट किया हुआ डाटा बेकार हो जाएगा, इंफॉर्मेशन बन करके रह जाएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये हो गया है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया और पांच। समंक को गणना द्वारा, हाँ चौथा पॉइंट है, समंकों को गणना द्वारा और अनुमान द्वारा एकत्र किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड बाय एनुमेरेशन और एस्टिमेशन। एनुमेरेशन मतलब अनुमान द्वारा, ये क्या है कि गणना द्वारा किया जा सकता है, और एस्टिमेशन मतलब अनुमान द्वारा किया जा सकता है। देखो अगर क्षेत्र छोटा है, अगर क्षेत्र छोटा है तो क्या करेंगे, क्षेत्र अगर छोटा हो तो क्या करते हैं, हम उसकी गणना कर सकते हैं, उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, इनुमेरेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर क्षेत्र बहुत व्यापक हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, अनुमान लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अनुमान लगाना पड़ेगा। तो जब हमारी इंफॉर्मेशन कुछ निश्चित छोटे से क्षेत्र में करनी होती है तो उसके संदर्भ में क्या करते हैं, इनुमेरेशन करते हैं, मतलब गणना द्वारा वो डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन अगर मेरी सूचनाएं बहुत विस्तृत हैं, जैसे मान लो जनसंख्या की गणना करनी है, तो जनसंख्या डोर टू डोर जाकर के जब करी जाती है तो वर्षों लग जाते हैं इसको करने में, तो कई बार इसका एस्टिमेशन कर लिया जाता है, ठीक है ना, अनुमान लगा लिया जाता है कि जनसंख्या इतनी थी अभी इतनी बढ़ गई। ठीक, कुछ डाटा है ऐसा जो आसपास से कलेक्ट कर लिया जाता है, वहां से जन्म दर मृत्यु दर के आधार पर यह डाटा ले लिया जाता है कि इसके आधार पर अब जनसंख्या इतनी हो गई होगी, ठीक है।
वैसे मुख्य रूप से तो इनुमरेशन ही किया जाता है जनसंख्या का, वो एस्टिमेशन नहीं किया जाता, डोर टू डोर जाकर के ही उसका कैलकुलेशन किया जाता है कि जनसंख्या कितनी है। लेकिन बात कर रहा हूं कि जब क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, बड़ा होता है, तो वहां पर एस्टिमेशन कर लिया जाता है। क्षेत्र छोटा होता है तो क्या किया जाता है, तो वहां पर इनुमरेशन कर लिया जाता है। क्षेत्र बड़ा होता है तो एस्टिमेशन कर लिया जाता है। बात क्लियर है? जैसे अगर आप पतीले में चावल बना रहे हैं तो एक एक दाने को दबा दबा के नहीं देखते हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे चावल के दाने हैं। क्या करते हैं, ऊपर से कुछ दाने ऐसे लगाया, ऊपर से कुछ दाने निकाले, उनको दबा के देखा, हाँ पक गए, तो बस मान लिया। ये क्या है, ये एक एस्टिमेशन है। ये क्या है, आपने एक एस्टिमेशन किया है, यहां पर एक अनुमान लगा लिया कि इस पतीले के सारे ही चावल अब बन गए हैं, पक गए हैं, खाने योग्य हो गए हैं। बात क्लियर है? तो वहां पर एस्टिमेशन किया। क्षेत्र छोटा होता है तो वहां पर चेक कर लेते हैं, इनुमरेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, समंग किसी निश्चित उद्देश्य के लिए संकलित किए जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्रीडिटरमाइंड पर्पज। प्रीडिटरमाइंड पर्पज, पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए ही इनको कैलकुलेट किया जाता है। अगर उद्देश्य नहीं निर्धारित होगा फिर काम कैसे होगा, है ना? उद्देश्य रहित आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। हर काम को करने के पीछे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होता है, और अगर आपका ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है, अगर आपका वाई क्लियर नहीं है, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो डाटा का भी जब कलेक्शन किया जाए तो माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि वो प्री डिटरमाइंड पर्पस, वो पर्पस मेरा क्या है जिसके लिए मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूं। अदरवाइज तो सूचनाएं भरी पड़ी हैं संसार में, क्या सूचना चाहिए आप, कौन सी सूचना आप कलेक्ट करना चाहते हो? तो ये प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है कि मैं क्यों सूचना कलेक्ट करना चाहता हूं, और उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही डाटा कलेक्ट किया जाना चाहिए और किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, समंग के एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किए जाने योग्य होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। रिलेशन टू ईच अदर मतलब जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है उसका आपस में संबंध होना चाहिए, वो तुलनीय होना चाहिए, कंपैरेटिव होना चाहिए। अगर डाटा का कंपेयर नहीं कर पा रहे किसी से, जो डाटा मैंने कलेक्ट कर लिया है लेकिन उसका कंपेयर किसी से नहीं कर पा रहे हैं, तो सूचना कैसे देगा? मैं हमेशा बोलता हूं, जो कुछ भी आज आप देख रहे हो अच्छा या बुरा, उसका कोई आधार है, उस आधार पर ही आप अच्छा या बुरा कह पाते हो। जैसे आप कहो कि कोई बहुत गोरा है तो कोई बहुत काला जानते होगे। आप कहो कि लाभ हुआ तो हानि क्या है ये आप जानते होगे। आप कहो कि कोई बहुत ईमानदार है तो बेईमान क्या होता है ये आपको पता होगा। आप कहो कोई बहुत ठिगना है तो आप जानते होगे लंबा व्यक्ति क्या होता है। आप कहते हो रात है तो जानते हो कि दिन क्या होता है। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। जब हमारे पास एक आधार है तो दूसरे का चयन हम कर पा रहे हैं, दूसरे के बारे में बोल पा रहे हैं, दूसरे की समझ हम कर पा रहे हैं। और अगर हमारे पास आधार ही नहीं है तो दूसरे के संदर्भ में हम प्रतिक्रिया दे ही नहीं सकते। तो ठीक ऐसे ही जब तक हमारे द्वारा कलेक्ट किया गया डाटा कंपैरेटिव नहीं होगा, मतलब किसी से हम तुलना नहीं कर पाएंगे, तब तक ये कैसे कहते हैं कि हमें क्या हुआ। जैसे किसी भी व्यवसाय के द्वारा ये कलेक्ट किया गया डाटा कि इस बार मेरी बिक्री कितनी हुई और कहां कहां किस किस क्षेत्र से मेरी बिक्री कितनी हुई, डाटा ये कलेक्ट हो गया है कि 72 जगहों से उसकी सेल हुई थी। इससे पहले वहां पर कितनी सेल हुई थी इसका कोई आइडिया नहीं है, तो क्या वो ये जान पाएगा कि वहां कितनी सेल में मेरी वृद्धि हुई या कितनी कमी हुई? अगर उसके पास ये पहले से डाटा कलेक्टेड हो, पहले से कि वहां पर ऑलरेडी मेरी कितनी सेल पहले हुई थी और बाद में फिर उसने एक डाटा कलेक्ट करवाया कि इस बार वहां पर मेरी सेल कितनी हुई, अब दोनों को कंपेयर करके ये देखा जा सकता है कि इसमें इंक्रीज हुई है या सेल्स डिक्रीज हुई है। समझ रहे हो ना? तो डाटा जो भी होता है वो कंपैरेटिव होना चाहिए, मतलब वो मस्ट बी रिलेशन टू ईच अदर, एक दूसरे के संदर्भ उससे संबंधित होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो डाटा नहीं, वो इंफॉर्मेशन है। तो ये है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमेशा और हमेशा हमारे डाटा कलेक्शन में लगी रहेंगी। मुख्य रूप से 3-4 बातें होती हैं जो होनी चाहिए। नंबर 1 पर डाटा हमारा संख्यात्मक होना चाहिए, मतलब न्यूमेरिकली होना चाहिए। नंबर 2 पर सजातीयता होनी चाहिए, मतलब इक्यूरेसी होनी चाहिए, एक ही तरीके के होने चाहिए, अलग अलग तरीके का डाटा नहीं हो सकता। एक इस दिशा में जा रहा है, एक इस दिशा में आ रहा है और हम कलेक्ट कर लें डाटा, कहें ये डाटा है, नहीं ये डाटा नहीं है, ये डाटा नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है। ओके, जैसे मैं कहूं कि एक व्यक्ति है जिसके व्यवसाय का प्रॉफिट कितना है, 4000 है 3 वर्षों का, 4000 है, 3000 है और 2000 है। और दूसरा है जिसके यहाँ का जो प्रॉफिट है वो 2000 है, 3000 है और 4000 है।
तो दोनों तीनों का एवरेज आप देखो 3-3 हजार है। कितना है तीनों का एवरेज, सॉरी दोनों का एवरेज कितना है, देखो 3-3 हजार है। ठीक है ना। तो हम कहें दोनों ही व्यवसाय बहुत ही अच्छे चल रहे हैं क्योंकि दोनों का प्रॉफिट 3-3 हजार रुपए एवरेज है। तो यहां पर सजातीयता नहीं है। मैंने अभी तक कहा ऐसे, एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है। देखो ये 4 हजार 3 हजार 2 हजार लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है इनका प्रॉफिट। ओके, और यह 2 हजार 3 हजार 4 हजार इसका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। तो अगले वर्ष इसका औसत कम हो जाएगा, इसका औसत और बढ़ जाएगा। तो अगर इस तरीके का डाटा कलेक्ट कर लिया तो इसमें देखो ये कंपैरेटिव है, तुलना कर सकते हैं हम, लेकिन सजातीयता नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है, दोनों एक ही दिशा में नहीं जा रहे हैं। इस वजह से ये डाटा नहीं है, इंफॉर्मेशन है। तो क्या होना चाहिए, न्यूमेरिकली होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, सजातीयता होनी चाहिए, संख्यात्मक होना चाहिए, बता चुका हूं आपको, तुलनीयता उनमें होनी चाहिए, कंपैरेटिव डाटा होना चाहिए। तो संख्यात्मक होना चाहिए, तुलनात्मक होना चाहिए, सजातीय होना चाहिए, मतलब एक ही तरीके का होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका बेसिक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना मेरे भाई मेरे दोस्त। कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी प्रतिक्रिया हमको जरूर दीजिए। मैं आपको स्टैटिक्स एकदम बेसिक से लेकर के चल रहा हूं, एकदम न्यूमेरिकल पे नहीं आ रहा हूं, न्यूमेरिकल्स नहीं शुरू कर रहा हूं। बेसिक पहले आपको समझाऊंगा, फिर न्यूमेरिकल्स की तरफ चलूंगा। पूरी किताब बहुत आसानी के साथ समझाऊंगा क्योंकि केवल स्टैटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको बता चुका हूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनकम टैक्स, कारपोरेट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कंप्लीट वीडियोस की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है। हमेशा शुरुआत बेसिक से करता हूं और अंत तक लेकर के चलूंगा लगातार। अगर आप हमारे साथ बने रहे, सफर ये कारवां शुरू हुआ है, बहुत आगे तक चलेगा अगर हम और आप साथ में मिलकर के आगे बढ़े। तो इसके लिए जरूरी है कि आप कमेंट बॉक्स में आएं और अपना इमोशनल टच हमें दें, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स में दें। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल सके। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, वहां पर देखेंगे कि नई कंडीशन। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।